तो फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर स्वागत है। साथियों, हम सभी लोग यूपी बोर्ड के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8 के विज्ञान भारती थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम सभी लोग प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम सभी लोग यह देखते हैं कि इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसे एक नज़र से देख लेते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम सभी लोग प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, उदाहरण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्णक्रम, लेंस अवतल एवं उत्तल, संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रकाशित यंत्र, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी का उपयोग, मानव नेत्र, दृष्टि दोष एवं उनके निवारण का सामान्य परिचय, मानव नेत्र एवं कैमरे से तुलना के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, यह वीडियो अधिक लंबा न हो, इसलिए इस पाठ को हम सभी लोग तीन पार्ट में पूरा करेंगे। तो जिसके अंतर्गत आज हम सभी लोग पार्ट 1 के अंतर्गत प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, उदाहरण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्णक्रम यह है वर्णक्रम के बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग लेंस से संबंधित प्रकाशित यंत्र और मानव नेत्र कैमरे की तुलना के बारे में अध्ययन करेंगे। और पार्ट थर्ड में हम इस पार्ट से संबंधित प्रश्नोत्तर को अध्ययन करेंगे। तो साथियों, बिना सभी देर किए हुए हम सभी लोग अपने YouTube चैनल पर अपने पाठ्य सामग्री के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। पिछली कक्षाओं में हम प्रकाश के गमन पथ, परावर्तन के नियम, दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना एवं उनके उपयोग के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। इस अध्याय में हम अपवर्तन तथा उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, हम सभी लोग इससे पहले की कक्षा में प्रकाश के गमन पथ, परावर्तन के नियम के बारे में हमने पढ़ा है। तो प्रकाश का जो गमन पथ होता है वो एक सरल रेखा में होता है। जो प्रकाश जो होता है वह एक सीधी रेखा में गति करता है, गमन करता है। तो हम सभी लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि हमें ज्ञात है कि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन सरल रेखा में होता है। इसके बारे में हम सभी लोग अभी जिक्र किए हैं। इसका पता लगाएं कि जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हो तो प्रकाश के गमन पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसे हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रियाकलाप 1 है। क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत सभी लोग इसे ध्यान से देखिएगा। क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत एक सिक्का तथा एक खाली कप ले लीजिए। सिक्के को खाली कप में रख दीजिए। उसके बाद सिक्के सहित कप को मेज पर रख दीजिए, यानी कि जिस कप में आप सिक्का रखे हैं उस कप को मेज पर रख दीजिए तथा सिक्के को देखिए और सिक्के को देखते हुए अपने आप को कटोरे से या कप से तब तक दूर ले जाएं जब तक कि सिक्का आपकी आंखों से ओझल न हो जाए, अर्थात सिक्का तब तक आपको दिखाई न दे। उसके बाद किसी से कहें कि उस कप में पानी डाले। उस कप में क्या करें? पानी डाले। जब पानी डालेगा कोई भी उस कप में तो क्या होगा? सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देने लगेगा। जैसा यह चित्र में आप देख सकते हैं कि पहली स्थिति में क्या है, यह खाली कप है, इसमें सिक्का डाला हुआ है, आंख से दिखाई दे रहा है। दूसरी स्थिति में हमें आंख दूर किए हुए हैं, आंख से हमें सिक्का नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब पानी डाला गया तो यह सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देता है। तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है, इसको हम सभी लोग देखते हैं। तो प्रारंभ में क्या है कि सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें नेत्रों तक नहीं पहुंच रही थी। कप में पानी भर देने पर सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें पानी के पृष्ठ से मुड़ जाती हैं तथा जल से वायु में आकर एक अलग सरल रेखीय पथ पर गमन करती है। वायु से आने वाली यह प्रकाश किरण
हमारे नेत्रों तक पहुंचती हैं तथा सिक्का पुनः दिखाई पड़ने लगता है, किंतु सिक्का कप के बॉटम से कुछ ऊपर दिखाई देता है। पानी डालने के बाद जो होता है सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसे आप लोग अपने घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरणें जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती हैं तो वे अपने पूर्व पारदर्शी माध्यम के सरल रेखी पथ पर गमन नहीं करती, बल्कि अपने पूर्व मार्ग से दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर क्या होती है, प्रकाश की किरण मुड़ जाती है और इसी घटना को हम सभी लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे लिखा भी गया है। इसे आप सभी लोग याद कर लीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। आगे हम लोग सभी लोग देखते हैं कि इस दोनों पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु के लंबवत रेखा को आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। पारदर्शी माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण तथा दूसरे माध्यम में इस पृष्ठ से दूर जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। पहले इसे हम समझते हैं। देखिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यह एक माध्यम है। अगर कोई आपतित किरण है, यह किरण पड़ रही है तो यह सघन माध्यम से, जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक अभिलंब है। यह जो सीधी रेखा है यह अभिलंब है और दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, यह अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम सभी लोग 1 मिनट अपवर्तन कोण कहा जाता है। क्या कहता है? अपवर्तन कोण कहा जाता है। वहीं दूसरी स्थिति है, आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो है, जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, थोड़ा सा दूर हट जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह अभिलंब है आपका, इससे यह प्रकाश की किरण क्या है, दूर हट रही है, तो दूर हट जाती है। तो इस प्रकार जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः विरल माध्यम से प्रकाशतः सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या करती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस तरह से हम सभी लोग प्रकाश के अपवर्तन को क्रियाकलाप के माध्यम से समझने की कोशिश किए। अब हम सभी लोग अपवर्तन का सत्यापन कांच के गुटके द्वारा देखते हैं। इस क्रियाकलाप के माध्यम से यह स्पष्ट होता है लास्ट में कि यदि प्रकाश की किरण जो है कांच के गुटके पर अभिलंब आपतित हो तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती तथा निर्गत किरण आपतित प्रकाश की किरण के समांतर होती है। इस तरह से हम सभी लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। इस बुक में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो याद करने योग्य है वह यह है कि अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में हम सभी लोग पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग अपवर्तन के नियम को याद कर लीजिएगा। इस पाठ को विस्तृत रूप से और अच्छे से समझने के लिए जब आप लोग अगले कक्षा में जाएंगे तो आपको यह पाठ बहुत अच्छे से और बारीकी तरीके से पॉइंट वाइज समझाया जाएगा। इस क्लास में कक्षा 8 में सिर्फ सामान्य जानकारी के रूप में आपको पढ़ना है, लेकिन अभी आप अपवर्तन के नियम को आप लोग देख लीजिए और इसे सभी लोग याद करने की कोशिश करिएगा। तो
अपवर्तन के नियम के अनुसार कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तथा अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित दो नियमों का पालन होता है। कितने नियमों का पालन होता है? दो नियमों का पालन होता है। इसे आप लोग क्रमशः और अक्षरशः याद कर लीजिएगा। पहला नियम जो है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह पहला नियम है। दूसरा नियम है कि किसी पारदर्शी माध्यम युग्म से एक आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन थीटा तथा अपवर्तन कोण के ज्या साइन का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया कि स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम यही है कि किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या यानी कि साइन थीटा का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं और यही नियम अपवर्तन के नियम का दूसरा नियम है। तो स्नेल के नियमानुसार क्या हुआ? स्नेल के नियमानुसार साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू नियतांक, यह सूत्र है, इसे याद कर लीजिएगा। इसे भी जाने के अंतर्गत यह आपके सामने दर्शित किया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी कोण के सामने की लंब भुजा तथा कर्ण का अनुपात उस कोण की ज्या कहलाती है। अर्थात साइन थीटा बराबर, हम सभी लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो जान जाइए या फिर आगे आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, ये सूत्र होता है। आगे हम सभी लोग देखते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसको n से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो n इक्वल टू वायु का निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर c बटे में v होगा। यह सूत्र है, याद कर लीजिएगा। अपवर्तनांक एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक कुछ भी नहीं होता है। आगे हम सभी लोग अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाएं जिसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, कि पानी में पड़ी हुई पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। जैसा कि आपके बुक में चित्र में दिखाया हुआ है कि यह पेंसिल है, पानी में है, यह टेढ़ी दिखाई दे रही है। इसको हम लोग देखते हैं कि आपने देखा होगा कि जल में रखी पेंसिल का जल के अंदर का भाग टेढ़ा दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश की किरण जब सरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इससे आप लोग समझे हैं, जब यह प्रकाश की किरण आती है, यह अभिलंब है, तो यह अभिलंब है, तो यह प्रकाश की किरण ऐसे दूर भाग जाती है। क्या करती है? दूर भाग जाती है। यही बताया जा रहा है कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अतः पेंसिल के डूबे हुए भाग से जब प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ठीक, जिसके फलस्वरूप जो पेंसिल है हमें मुड़ी हुई या टेढ़ा दिखाई देती है। फिगर में दिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगला है, तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। यह भी घटना हम लोग देखते हैं। चित्र में दिखाया गया है कि तालाब की जो वास्तविक गहराई होती है, लेकिन पानी भरा हुआ और हम उसको देखते हैं तो लगता है कि इसकी गहराई कम है। क्यों होता है ऐसा? देखते हैं कि बिंदु O से आने वाली प्रकाश की किरणें OA तथा OB जल से होकर वायु में प्रवेश करती हैं। ये चित्र में दिया हुआ है, आप इसे बुक में देख सकते हैं। तो वे अभिलंब से दूर हट जाती हैं
तथा अपवर्तित होकर मार्ग AX तथा BY का अनुसरण करते हुए हमारे नेत्रों में प्रवेश करती हैं तथा बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु जल में बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। बिंदु जल की सतह से O की अपेक्षा समीप है, अतः जल का तालाब अपनी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होता है। वास्तविक गहराई से क्या होता है? कम प्रतीत होता है। यह सब घटनाएं जो होती हैं यह प्रकाश के अपवर्तन के होने से होती हैं। ये सभी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। आगे हम सभी लोग देखते हैं तारों का टिमटिमाना। हमें आसमान में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसको भी देखते हैं। तारों की चमक रात्रि में घटती बढ़ती रहती है, जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। इसका कारण वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन है। वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता, इसमें सदैव ठंडी एवं गर्म हवा की धाराएं चलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप वायुमंडल के किसी स्थान की वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने पूर्ववर्ती मार्ग से हट जाती हैं। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए प्रेक्षक की आंखों में तारे से आने वाला प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता, यह या बहुत कम पहुंचता है, और इसी वजह से हमें रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। आगे हम सभी लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। इसको हम सभी लोग क्रियाकलाप के माध्यम से देख भी सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो हम आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण यह है, यह देखिए कि आपको पर्दे पर 7 रंगों का एक सुंदर समूह दिखाई देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्वेत प्रकाश की प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों के समूह में विभक्त जाता है। इन 7 रंगों का क्रम, यह क्रम याद कर लीजिएगा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल है। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का विक्षेपण क्या कहलाता है कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को प्रकाश का वर्णक्रम कहते हैं। वर्णक्रम है यह गलत टाइप हुआ है। वर्णक्रम कहते हैं। तो रंगों का जो क्रम है वो याद कर लीजिएगा। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसे आप सभी लोग एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है, अभी हम आपके सामने दर्शित कर देते हैं। ट्रिक है विबग्योर, VIBGYOR। विबग्योर। V for violet, E for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red। इसे अगर आप लोग याद कर लेंगे तो रंगों का क्रम आपको सही ढंग से याद हो जाएगा। विबग्योर, VIBGYOR, यह रंगों का सही क्रम है। तो इस तरह से हम सभी लोग आज के वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, उदाहरण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्णक्रम के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। आगे हम सभी लोग लेंस, प्रकाशिक यंत्र, मानव नेत्र और मानव नेत्र का कैमरे से तुलना के बारे में अध्ययन करेंगे। और पाठ के अंतर्गत हम सभी लोग इस प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए। एक बात और साथियों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पुनः एक बार वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।